हम अपना संविधान दिवस मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। सभी लोग जानते हैं इस कमेटी के जो संविधान सभा थी, इसमें कई कमेटियां थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्राक्कलन कमेटी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। अर्थात कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको संशोधित करती है सरकार, पार्लियामेंट के द्वारा संशोधित किया जाता है। संसद आप जानते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। ये भारतीय संविधान ने ही दिया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का मतलब 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस भारतीय संविधान को, जैसे अभी वक्ताओं ने बताया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में। एक महान पुरुष जिनका कुछ लोग नाम भी लेना नहीं चाहते, जो दोनों हाथों से लिखते थे, लगभग 40 भाषाएं जानते थे, जो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। टीचर उन्हें क्लास में बैठने नहीं देता था। घड़े से पानी पिया जाता था तो घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था उनको। जब कोई दूसरा बंदा आता था तब वो वहाँ पे पानी कहते, जब मैं पीने आया या शुक्ला जी पीने आए, शुक्ला जी से मैंने कहा मुझे भी पिला दीजिए, तब अधिकार था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को पानी पीने का। स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ के पढ़ते थे। वो व्यक्ति जब बैरिस्टर करते हैं, बैरिस्टर सबसे बड़ी डिग्री हुआ करती थी उस टाइम पर अंग्रेज़ों के शासन में, और इसकी पढ़ाई सिर्फ लंदन में ही हुआ करती थी, इंग्लैंड में। इनके कोई राजा महाराजा के बेटे नहीं थे। इनके पिताजी एक राजा के दीवान हुआ करते थे। क्योंकि हुनरमंद बहुत थे और इनका नाम अंबेडकर नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या है। इनका ओरिजिनल नाम था अम्बा वाडेकर। आज भी अगर साउथ इंडिया में आप जाते हैं तो वहाँ पर गांव, तालुका का नाम किसी व्यक्ति के नाम के साथ अवश्य जुड़ा होता है। पद्मिनी कोल्हापुरी, आपने किसी हीरोइन का नाम सुना होगा, अभिनेत्री रही है वो, पद्मिनी कोल्हापुरी। इसी तरह से अम्बा वाडेकर नाम था इनका, अम्बा वाडेकर। जब ये 5th क्लास में पढ़ा करते थे, उस टाइम पर डिप्टी प्रथा चलती थी। जैसे आज की डेट में फ्लाइंग स्क्वाड आती है, परीक्षा जब चल रही होती है, तो 5th क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ, पेपर होने से पहले जो अंबेडकर गुरुजी थे, इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था अंबेडकर। उनको 12 रुपये तनख्वाह मिला करती थी। वो 12 रुपये तनख्वाह में उनका पूरा परिवार गुरुजी का नहीं चलता था। स्कूल के ठीक सामने एक परचूनी की दुकान थी। गुरुजी पार्ट टाइम में अकाउंटेंट का काम उस दुकान पे किया करते थे, जहाँ से उन्हें 2-4 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते थे, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण आराम से चालू हो जाता था। क्योंकि अंबेडकर साहब प्रतिभावान थे, बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत कुछ विचारधारा की उनके अंदर एनर्जी थी, तो ये सर्वोपरि थे उस स्कूल में पढ़ने में। तो जब वो गुरुजी 2 घंटे अकाउंटेंसी का काम करने उस दुकान पे जाया करते थे, तो अंबेडकर साहब को अम्बा वाडेकर को छोड़ के जाते थे। बेटे, जैसे आपके गुरुजी, मान लीजिए 1 घंटे को मैंने उन्हें बुलाया है, तो वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और 1 घंटे के लिए जो अच्छा बच्चा होता होगा उसको बोल के आते होंगे, तुम एक्सप्लेन कर दो इन बच्चों को। सेम वे टीचर ने एक दिन इनको खड़ा कर रखा था कि अम्बेडकर, अम्बा वाडेकर, तुम ये क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन सिखा देना बच्चों को। हुआ क्या, उसी पीरियड में और वो अपनी दुकान पे चले गए अकाउंटेंट का काम करने। डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब ने देखा टीचर नदारद है और ये छोटा सा बच्चे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। फिर एक प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में भी अम्बेडकर साहब ने टॉप मार दिया। पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो अंग्रेजी शासन का था, दैट वाज वेरी हैप्पी कि क्या बात है। तो अम्बेडकर साहब, अम्बा वाडेकर और अम्बेडकर 2 शख्सियत चल रही हैं। अम्बा वाडेकर एंड अम्बेडकर। अम्बेडकर गुरुजी हैं, अम्बा वाडेकर
शिष्य है। अम्बा वाडेकर के लिए भी प्राइज चुना गया, तो सम्मानित गुरु को न, शिष्य को ना करके दिया गया गुरु को। गुरु जी बहुत खुश थे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ जो मुझे दिया गया है, और ये मिला है मुझे अम्बा वाडेकर की वजह से। तो लिखते लिखते उस बंदे के नाम के आगे अंबेडकर लिख गया। अर्थात वो कैसे गुरु थे जिन्होंने अपना सरनेम दे दिया, और वो कैसा शिष्य था जिसने उसे बाखुशी अम्बा वाडेकर नहीं माना, अंबेडकर ही कह दिया। ये एक इतिहास है अंबेडकर साहब का, इतनी जटिलताओं से पढ़ना। लेकिन हुनर, मैं बार बार कहता हूँ कि हुनर और टैलेंट को कोई सप्रेस नहीं कर सकता। तो जो एक बाइबल है हमारे देश का, कानूनी किताब है, उसको लिखने में कितना संघर्ष करना पड़ा है मैं बताता हूँ एक से एक। आप लोग कितने लोग जानते हैं किसी के घर में अगर मौत हो जाए तो वो अपना पर्सनल काम छोड़कर, अपने घर किसी के बेटे की डेथ हो जाए तो वो अपना कोई काम करने जाएगा, अपना निजी काम करने? और अगर पड़ोसियों के लिए करना हो और देश के लिए करना हो तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। बट दिस मैन वाज डिड दिस। 1900, मैं आपको सन बताता हूँ, आप गूगल पर सर्च करिए, इंडियन हिस्ट्री पढ़िए। 1929 में जब हमारा देश आज़ादी के लिए छटपटा रहा था और हमारे स्वतंत्रता सैनिक सभी, महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाल बाल पाल या अम्बेडकर साहब, सभी संघर्ष कर रहे थे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने तंग आके एक चीज़ रखी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, और इनवाइट किया भारतीय लीडर्स को कि आप लंदन आइए। आज की डेट में क्या हम सब लोग लंदन जा सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? सोचिए उस टाइम क्या स्थिति रही होगी। 1929 में 1929 में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया। कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं गया। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाली कांग्रेस ही है, इसी को INC कहा जाता था। आज भी वो INC ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई भी इसका प्रतिनिधि नहीं गया। बट डिप्रेस सोसाइटी के एक मैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर कुछ अधिकारों को इन्होंने बात की अंग्रेज़ों से कि ये अधिकार होने चाहिए हमारे नागरिकों के लिए। अंग्रेज़ रेडी नहीं थे क्योंकि एक खेमा नहीं था। अर्थात भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पर उभर रही थी वो पार्टी नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने कहा इस साल कुछ नहीं हो सकता, अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होगी। 1930 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निकल रहे थे घर से अपना बैग लेकर। उसी टाइम पे इनके बड़े भाई ने बताया, भीम तेरा बड़ा बेटा मर गया। भीम कोई भी, ऑब्वियसली मुझे पता चल जाए तो मैं भी शायद कुछ समय को रुक जाऊँगा। बट वो महान आत्मा परेशान हुआ। परेशान होने के बाद अपने आप को संभाला। संभालने के बाद भाई से कहा, भाई जो कर सकते हैं क्रियाक्रम करते आप करिएगा। मैं एक पुत्र, करोड़ों पुत्रों के लिए मैं एक पुत्र की वजह से नहीं रुक सकता। आप इसका दाह संस्कार कर दीजिएगा। वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मैं नहीं कर सकता, तो आई हैव नॉलेज, बट मैं नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र, अपनी पुत्री के किसी भी गलत में मैं नहीं जा सकता आप लोगों को सेव करने। बट वो गए। सोचिए वो क्या थे। अब वो व्यक्ति ऐसी किताब लिखता है जिससे पूरा देश, संविधान एक किसी भी देश का कानून होता है, वही चलाता है किसी भी देश को। उसमें सब कुछ लिखा होता है, व्हाट विल बी द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, व्हाट विल बी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। आप समझते होंगे परमानेंट, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। तो उन्होंने इस चीज़ में, संविधान बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनको ये पता था कौन सी चीज़ फंडामेंटल राइट्स में रखना है, कौन सी चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखना है, और कौन सी चीज़ शब्दों को और कार्यों को हमें प्रस्तावना में स्थापित करना है।
फंडामेंटल राइट्स उन्होंने उस टाइम पर 6 दिए थे। 6 फंडामेंटल राइट में से राइट टू एजुकेशन अभी बाद में आया है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हर व्यक्ति उस स्कूल में पढ़ सकता है जिसमें राजा का बेटा पढ़ रहा है, उसमें मजदूर का भी बेटा पढ़ सकता है। हर उस नौकरी को वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसमें एक जमींदार साहब का बेटा अप्लाई कर रहा है, तो उसमें एक सफाई कर्मी से लेकर एक लोहार का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। राइट टू इक्वल, समानता का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार दिया। उसी टाइम पर सीलिंग एक्ट लाया गया, इसी संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में जमीनें कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में हुआ करती थी, जिन्हें जमींदार कहा जाता था। मतलब पूरे गांव का मालिक जमीन का एक ही व्यक्ति है और बाकी सब उस पे लेबर है। सीलिंग एक्ट ला के वो सारी जमीनों को गरीबों में बांटा गया। इसी पीरियड में देश आज़ादी की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो चुका था। 1946 में भारतीय संविधान के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है छोड़ना चाहते हैं आपके देश को। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ढंग से पढ़ लीजिए किताब। अंग्रेज भगाए नहीं गए हैं, खुद गए हैं। अंग्रेज भगाए नहीं गए हैं, खुद गए हैं। बताऊंगा 26 जनवरी को मैं 1-1.5 घंटे का मेरा स्पीच रहेगा, बताऊंगा मैं पूरी डिटेल, क्योंकि अभी बताना शुरू किया तो पूरा घंटे निकल जाएंगे। तो अंग्रेजों को जो सीना चौड़ा करके चिल्लाते हैं कि हमने भगा दिया, नहीं, अंग्रेज खुद गए हैं। किताबों में उसका खुद का प्रूफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिखी हुई किताबों का ही प्रूफ है। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। झंडा समिति थी, उसके शोभन सिंह जी थे। ऐसे ही बहुत सारी 7-8 कम्युनिटी थी जिनके डिफरेंट अध्यक्ष थे, लेकिन सबसे अहम रोल जो था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि कौन सी चीज़ कहाँ सेट की जाएगी और कौन सी चीज़ में अमेंडमेंट नहीं होगा। अमेंडमेंट का मतलब समझते हैं संशोधन नहीं हो सकता। तो जो अभी बीच में राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया है। राइट वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है जमीन प्रॉपर्टी रखना, वो अब लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट अब संपत्ति रखना फंडामेंटल नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है आपका संपत्ति रखना, वो कानूनी अधिकार है। कि कानून उसके लिए फिक्स कर दिया गया है कि एक बंदे के नाम पर इतनी ज़मीन हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो वो अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। लास्ट में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंडामेंटल राइट में और संशोधन किया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को शायद नहीं पता हुआ, किसी को पता है इसमें शिक्षा के अधिकार का क्या मतलब है। उसमें ये व्यवस्था की गई, सरदार मनमोहन जी के टाइम की ये संशोधन है, कि जो गरीब बच्चा है, मेरा बेटा बेटी डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर का बच्चा डीपीएस की फीस नहीं दे सकता 8,000-9,000 रुपये महीना। तो सरकार ने उसमें प्रायोजन किया है कि 25% सीट्स ऑफ एवरी क्लास, मतलब 6th क्लास में अगर 100 सीटें हैं तो 25 बच्चे गरीबों के उस स्कूल में एडमिशन लेंगे, जिसकी पूरी फीस की भरपाई गवर्नमेंट करेगी या उन्हें फ्री पढ़ाना होगा। लेकिन आप लोगों को भारतीय संविधान की जानकारी ना होना, उसमें दिलचस्पी ना होना की वजह से आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड तो हैं, थोड़ा सा उनको गर्म करना है, जैसे लोहा को साइज और शेप बदलते हैं तो हम उसको गर्म करते हैं, वो करना है और वो बहुत बड़ा नायक बन सकता है इस देश का। लेकिन अज्ञानता की वजह से हमें संविधान के बारे में ना पता, संविधान क्या क्या अधिकार दे रहा है वो नहीं पता, तो हम खुद का तो भला कर ही नहीं सकते, पड़ोसी का क्या करेंगे। तो वो राइट टू एजुकेशन दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स 6 फिर हो गए हैं। पहले 6 थे, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, राइट टू एजुकेशन लगा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट किया गया उसको फंडामेंटल से।
इसी तरह से भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है जी, ये बदलते कैसे हैं? भारतीय संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जब पूछा गया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, उस टाइम पर 2 प्रति हस्तलिखित हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। 26 नवंबर 1949 को जीवित सदस्यों ने, जो उस टाइम को सभा के सदस्य थे, उन्होंने सबने साइन किए और उसी को उसी दिन अंगीकृत किया गया, क्योंकि देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, अंगीकृत किया गया। लेकिन इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? जब अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया तो हमें 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा? कोई बताएगा? इसके पीछे भी एक इतिहास था। मैं अभी बता रहा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का बेटा की डेथ हो जाती है और वो निकल रहे हैं लंदन जाने के लिए। उसी पीरियड में वो विचलित होकर परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी मन से जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने करोड़ों पुत्रों के लिए एक पुत्र की वजह से मार नहीं सकता, इनको इनके अधिकार दिलाना है। और वो चले गए थे अपने बेटे को छोड़कर, जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी आत्मा से जब पूछा गया कि ये बताओ बाबा साहब, आपको इनमें से 399 कितने अनुच्छेद भारतीय संविधान में, 399 अनुच्छेद में से आप कौन से अनुच्छेद को इसकी आत्मा मानते हैं? तब उन्होंने कहा था, और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में बार बार होता रहता है कि मैं आर्टिकल 368 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368 को भारतीय संविधान की आत्मा मानता हूँ। इसके द्वारा आर्टिकल 368 में ही ये शक्तियाँ निहित हैं कि संसद कोई भी कानून उसमें से हटा सकती है और कोई भी कानून जोड़ सकती है, क्योंकि समय के अनुसार बदलाव होंगे। अगर वो प्रोविजन नहीं किया होता उसमें, तो उस संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। कोई भी काम किया जाता है एकदम परफेक्ट 100% नहीं हो सकता। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने उस संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। दूसरा, आप सब लोग अभी कंपटीशन के लिए जाएंगे। भारतीय संविधान पढ़ना इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपने राइट्स समझ जाएं, अपनी ड्यूटीज समझ जाएं, इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है। और इसीलिए हर प्रतियोगी परीक्षा में अगर 50 क्वेश्चन जीएस के आते तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन भारतीय संविधान के होते हैं। तो आप समझ लीजिए, एक तो आपका जीवन यापन का रास्ता वहाँ से मिलेगा, दूसरा आपका जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी वो किस कानून के तहत आप वहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं वो पता चलेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आपको एक तो कंपटीशन में आएंगे क्वेश्चन जहाँ से आपको जॉब मिलेगा, दूसरा आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी। किसी कंडीशन में फंस गए तो वहाँ से आप बच सकते हैं, नहीं तो लोग आपका शोषण करते रहेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई कोर्ट हो। वकील क्या करते हैं? यही तो पढ़ते हैं। इसके साथ में आईपीसीज पढ़ते हैं, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन वो बनी कहाँ से? सब उसी संविधान से। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया, जरा इसको भी मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ। जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन आज भी होता है वो मंथ एंड में होता है, ईयर के मंथ एंड में, दिसंबर के लास्ट वीक में, लास्ट में जाती है। तो ये जो है 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन चल रहा था। लाहौर इंडिया में ही था, आपको पता है, आज़ादी के बाद बैठा है। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। वहाँ जो हमारे बुजुर्ग लीडर्स थे कांग्रेस के, उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया कि आज से हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं। अंग्रेज आज़ादी दें या ना दें, हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं, स्वतंत्र समझते हैं। उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। राबी